हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, जब से एसबीआई जेए का नोटिफिकेशन आया है, सारे बच्चे हाथ मुंह धो के इसकी प्रिपरेशन में लग गए हैं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं बच्चे इसके लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। भाई बच्चों ने तो दिन रात एक कर दिया इसकी प्रिपरेशन में, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब भाई इतनी सारी प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, जो बार बार आके मुझसे यही पूछते हैं कि सर आपकी क्या अप्रोच थी, कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करा चीजों को, किस तरीके से मॉक टेस्ट दिए, किस तरीके से एग्जामिनेशन को अप्रोच करा कि आपका हर एग्जाम पहली ही बार में निकला, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, पहली ही बार में आपने सारे एग्जाम्स को क्लियर करा। तो आज उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। भाई आज देखेंगे मेरा 30 डेज मास्टर प्लान, वो 30 डेज मास्टर प्लान जिसने मुझे इतना हेल्प करा कि भाई मैंने हर एग्जामिनेशन को पहली ही बार में क्लियर करा, वो भी बहुत बहुत अच्छे नंबरों से। फाइन, बट गाइस देखो, जहां ये वाली बात आ रही है कि भाई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों को इसके साथ ये भी डाउट है कि भाई इस बार एग्जामिनेशन सेम डेट्स पे हो पाएगा कि नहीं, और अगर नहीं हो पाएगा तो कितना पोस्टपोन होगा, या फिर हो भी पाएगा इस बार एग्जामिनेशन या नहीं। तो गाइस इसके लिए मैं आपके साथ बहुत लॉजिकली बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा और आपको ऐसे कॉन्क्रीट और एग्जैक्ट पॉइंट्स दूंगा, जिससे इसके बाद आप खुद रियलाइज कर पाएंगे, खुद डिसाइड कर पाएंगे कि एग्जामिनेशन किस डेट को होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन का एक पेज देखते हैं। देखो नोटिफिकेशन के पेज में क्या लिखा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 21 एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 31 जुलाई। भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मंथ इन्होंने दिया है जून का महीना, वही मेंस के लिए इन्होंने एग्जैक्ट डेट दिया है हमें जुलाई 31। अब एग्जामिनेशन इन डेट्स पे हो सकता है कि नहीं? भाई अकॉर्डिंग टू मी, भाई अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई शायद इन डेट्स को ऑनर ना कर पाए, मतलब एग्जैक्ट इन डेट्स पे हो सकता है एसबीआई इस बार एग्जाम ना ले पाए, कुछ पोस्टपोन या कुछ डिले हो सकता है करना पड़ जाए, जो कि आई एम श्योर कि आप सबको भी रियलाइज अब तक हो गया होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे थोड़ी लॉजिकली बात करते हैं। ठीक भाई, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फर्स्ट वेव हमारी एंड हुई थी अराउंड दिसंबर जनवरी, सेकेंड वेव हमारी चालू हुई अराउंड फरवरी मार्च, और जो एंड हो जाएगी अब बाय द एंड ऑफ जून या जुलाई। ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि अब थर्ड वेव हमारी आ जाएगी अराउंड अक्टूबर। समझो बात भाई, देखो ये वाला अगर हम डायग्राम बनाए तो फर्स्ट वेव पीक करी और फिर एंड कर गई हमारी अराउंड दिसंबर में, सेकेंड वेव हमारी पीक करी अराउंड मार्च में, और अब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि ये एंड करेगी अराउंड जून में। समझो, अब ये बोल रहे हैं कि जून से लेके अक्टूबर के महीने के बाद थर्ड वेव आएगी। तो इसका मतलब ये एक बीच का जो स्पेस होगा जून से लेके अक्टूबर तक, मतलब ये टोटल जो 4-5 महीने हमारे पास बचेंगे, तो भाई हो सकता है कि एसबीआई इस ड्यूरेशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ले। भाई देखो ये वाला जो ड्यूरेशन है, उस टाइम सेकेंड वेव ड्रॉप होगी, डिक्लाइन करेगी, और थर्ड वेव भी अभी तक चालू नहीं होगी। तो इसका मतलब इस टाइम में नंबर ऑफ केसेस बहुत कम आएंगे, तो एग्जामिनेशन लेने का सबसे अच्छा टाइम यही है। और भाई एसबीआई तो इस चीज के लिए ही फेमस है, इस चीज के लिए ही जाना जाता है कि वो एग्जामिनेशन की प्रोसेस को बहुत तेज तेज कंडक्ट कराते हैं और सारे एग्जामिनेशन धड़ 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 तेजी से करा लेते हैं। तो भाई अगर ये 4-5 महीने का गैप मिला एसबीआई को, तो मोस्ट प्रोबेबली इन 4-5 महीनों में एसबीआई जेए की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। मतलब जून जुलाई से लेके अक्टूबर के महीने में जो 4 महीने बचे हैं, एग्जामिनेशन इन 4 महीनों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भाई एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाएगा, अक्टूबर के बाद होगा या दिसंबर के बाद होगा, भाई ये हो सकता है आपके लाइफ की बहुत बड़ी भूल हो, बहुत बड़ी गलती हो, और इस गलती की वजह से वो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो जून से अब अक्टूबर के बीच के गैप को फिल करेंगे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से, भाई वो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फाइन, तो भाई यहाँ पे एक लॉजिकल चीज समझ आई, सेकेंड वेव एंड हो रही है, थर्ड वेव चालू होने में 4-5 महीने बचेंगे, एग्जामिनेशन तभी कंडक्ट कराएगा एसबीआई, बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल रीजनेबल बात है। तो प्रिपरेशन बिल्कुल बंद मत करना, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि एसबीआई अब एग्जामिनेशन बहुत डिले करेगा। बहुत डिले अब नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन, अब भाई जल्दी जल्दी ही होंगे। जैसे अब जनवरी में हुआ था, फर्स्ट वेव एंड होने के बाद धड़ल्ले से एग्जामिनेशन आए थे एक एक करके, और सारे एग्जामिनेशन निकल गए एक एक करके, और जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं करे वो आज भी बैठे हैं प्रिपरेशन के इंतजार में, और जिन्होंने पढ़ाई करी थी भाई वो सारे निकल गए हैं सिलेक्शन लेके बढ़िया बढ़िया जगह। फाइन, तो यहां तक हमें बात समझ आ गई। गाइज ये वो सारी जगह हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। गाइज टेलीग्राम पे हमारा यूजर आईडी है @thealphabanker_7,
स्पेलिंग सही लिखोगे तो एग्जैक्ट सही पेज पे पहुंच जाओगे। भाई इस पेज पे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे जितने भी चैंपियन सीरीज की सारी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करता हूं, और इसके साथ साथ हर दिन का न्यूज़पेपर आपको सुबह सुबह इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। फाइन। तो भाई देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोगों की एसबीआई जे और एसबीआई पीयू के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए हमने एक नई सीरीज चालू करी थी जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज में हम डायरेक्टली तीनों ही सेक्शंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। बहुत डिटेल में प्रिपेयर कर रहे हैं हर टॉपिक को जो भी हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन हो या कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हो जो हमें लगता है कि इस बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हर चीज को बहुत डिटेल में हम वहां डिस्कस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोडेड है, 16 दैट इज 16 क्लासेस अभी तक हो चुकी है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी नहीं तो। फाइन। तो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं भाई हमारा एसबीआई जे का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। भाई देखो, प्रीलिम्स में टोटल 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। भाई इंग्लिश आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट दैट इज मैथ्स आता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और रीजनिंग आता है 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। अब ये तीनों ही सेक्शन आपके लिए 20-20 मिनट के लिए ओपन होंगे, मतलब 20 मिनट के लिए इंग्लिश, 20 मिनट के लिए क्वांट और 20 मिनट के लिए रीजनिंग। मतलब टोटल पेपर होगा 1 घंटे का और टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। अब एसबीआई ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज रखी है जो यहाँ पे भी आपके सामने है, और भाई वो है कि सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। मतलब सेक्शनल कट ऑफ इस बार एसबीआई ने हटा दिया है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी एक टॉपिक में या एक सेक्शन में उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो बाकी 2 सेक्शंस में मार्क्स अच्छे से खींच सकते हो, ठीक है। बट भाई प्रीलिम्स का पूरा एग्जाम होता है आपकी 2 चीजों पे। भाई वो चीज है एक्यूरेसी, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्पीड। अब देखो, एक्यूरेसी और स्पीड लाने के लिए आपको बस एक ही चीज मदद कर सकती है, वो है आपकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस अगर ज्यादा नहीं होगी तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी कैप्सूल ऐसा नहीं है जो आपकी प्रैक्टिस की जगह ले सके और आपको कम टाइम में बहुत अच्छी एक्यूरेसी या स्पीड लाके दे सके। तो अगर ऐसा लगता है तो भाई प्रिपरेशन करना ही पूरा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो एक्यूरेसी स्पीड लाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, मैं इस चीज का बिल्कुल भी फैन नहीं हूं कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग से करो और मेंस की प्रिपरेशन अलग से करो। भाई मैं तो हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा फैन हूं कि आप मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ साथ में करो। भाई प्रिपरेशन ऐसे करो कि जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आता है आपकी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए। तो ऐसी अगर प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट आज हमारी जो पूरी वीडियो रहेगी वो है प्रीलिम्स बेस्ड। हम ये देखेंगे कि भाई प्रीलिम्स में मेरी अप्रोच क्या रहती थी। अब देखो भाई, मैं ये बोलूंगा आपको कि आप किसी भी एक सेक्शन को छोड़ना मत। मतलब ऐसा मत करना कि आपका कोई एक सेक्शन कमजोर है तो आप उसमें बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और बाकी 2 सेक्शंस में आपको ये लग रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो मार्क्स ज्यादा खींच लोगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज भाई इसका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो जाएगा अराउंड 55-60। मतलब 55-60 नंबर आप किसी 2 सेक्शन से तो नहीं खींच पाओगे। मतलब अगर आपको 55-60 का ओवरऑल कट ऑफ पार करना है उसके लिए आपको तीनों सेक्शंस को साथ में लेके चलना जरूरी होगा, और उसके लिए इसका मतलब तीनों ही सेक्शन में प्रॉपर प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं तीनों ही सेक्शंस के बारे में, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश सेक्शन को। भाई देखो, इंग्लिश सेक्शन मैं कैसे अप्रोच करता था। मैं देखो, इंग्लिश सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं और कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगी, और कम टाइम में आप उन चीजों को समझ भी सकते हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे तब समझ आएंगी, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे तब भी समझ नहीं आएंगी। अब अगर अपनी सबसे पहली कैटेगरी की बात करें जिसमें हम थोड़ा कम टाइम देके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो क्या है भाई? वो है सबसे पहले हमारा एरर डिटेक्शन। गाइस, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपके 5-5 के सेट में आते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एरर डिटेक्शन के आ जाएंगे, और इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको बहुत इजी लगेगा। भाई आप 1 मिनट में वो 5 नंबर ले लोगे अगर एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। और क्या है इसके साथ? भाई इसके साथ है हमारे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है भाई? वो पूरा पैराग्राफ होता है, उसके बीच में ब्लैंक्स होते हैं। हमने चैंपियन सीरीज में क्लोज टेस्ट की अराउंड 2-3 वीडियोस कर चुके हैं, 2-3 क्लासेस ले चुके हैं। तो अगर क्लोज टेस्ट में कोई भी डाउट है तो चैंपियन सीरीज की वो वाली क्लासेस देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और क्या आता है इसमें कम टाइम देख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो? भाई वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टोटल वोकैबुलरी बेस्ड होता है। थोड़ी भी वोकैबुलरी अच्छी है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत कम टाइम में 1 से 1.5 मिनट में 5 नंबर ले लोगे। और क्या होता है, एक चीज होती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत इजी होता है। अब पैरा जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट अलग अलग चीजें हैं।
ये इजी है, पैराजंबल मुश्किल है। इजी चीज करेंगे अभी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी ऐसी ही चीज है। और एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। तो भाई ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें आप मिनिमम टाइम देख के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि अगर एरर डिटेक्शन या क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आ गए तो टोटल 10 से 12 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे। और इन 10 से 12 नंबरों को लेने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। मतलब इन 2 से 3 मिनट में आप 10 से 12 नंबर ले लोगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी फुल एक्यूरेसी के साथ। सही? तो मतलब जब भी एग्जामिनेशन में बैठो, सबसे पहले इन टॉपिक्स को उठाओ, बिकॉज ये टॉपिक आपको 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इन टॉपिक्स में आप बहुत कम टाइम देखें, मतलब थोड़ा कम प्रैक्टिस करके भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी लेके आ सकते हो, अपनी कमांड बहुत अच्छी कर सकते हो इन सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, तो प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। दूसरे नंबर पर क्या? दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहता हूं, वो है आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई ये ऐसी चीज है जिसके बिना आप एग्जाम क्लियर करना तो भूल जाओ। मतलब आप ये भूल जाओ कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीक हो तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपना फाइनल सिलेक्शन करवा लोगे। बिकॉज कहीं खुदा ना खास्ता आप प्रीलिम्स में बच भी गए, तब भी मेंस एग्जामिनेशन में तो बच ही नहीं पाओगे। वहां आपसे 2 आरसी पूछे जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दोनों आरसी को स्किप कर दोगे तो भाई वहीं का वहीं बंटाधार हो गया, पेपर निकलना इंपॉसिबल हो गया। आरसी कैसे इंप्रूव करोगे? भाई आरसी के लिए सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं बार बार, वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। भाई सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत अच्छे हैं, ये आपको आगे लाइफ में भी हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करवाएंगे और आपकी रीडिंग एबिलिटीज को भी अच्छा करते जाएंगे। और क्या कर सकते हो भाई, इसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अब भाई देखो, न्यूज़पेपर मैं आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है इस न्यूज़पेपर कोई भी नया बच्चा नहीं पढ़ सकता है, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं होता है उन चीजों को रीड करने में इतनी देर तक बैठ के। तो भाई फाइनल एम हमारा भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, बट न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चालू करो सेल्फ हेल्प बुक से, और फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ो। तो भाई आरसी पढ़ने की भाई आदत आपको डालनी पड़ेगी, और आरसी अगर स्ट्रांग हो गए तो भाई आपका ये वाला एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, उस टाइप के क्वेश्चन करके आपके अराउंड 10 नंबर आ जाएंगे। आरसी करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 7 से 10 नंबर यहां पक्के हो जाएंगे। और आरसी करने में आपको आइडियली लगने चाहिए 7 से 8 मिनट। मतलब अराउंड अगर इन सारी चीजों को मैं देख लूं तो 11 से 12 मिनट आपको टोटल लगेंगे, और उन 11 से 12 मिनट में आप अराउंड 20 क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कर लोगे, टारगेट कर लोगे विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। और भाई इंग्लिश में अगर आप 20+ मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, देन हैंड्स डाउन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई दूसरे नंबर पे आ गया आरसी। तीसरे नंबर पे फाइनली जो सबसे एंड के लिए मैं रखता हूं चीजों को, वो है भाई पैरा जंबल। गाइस पैरा जंबल एक ऐसी चीज है जिसमें आप 1000 पैरा जंबल भी लगा लोगे तब भी आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते, बिकॉज पैरा जंबल आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। तो भाई पैरा जंबल को हमेशा अपने एग्जाम में, मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन भी सबसे एंड में ही करना, और हमेशा यही कोशिश करना कि इसका फर्स्ट, दैट इज सबसे पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करो। अगर ये 2 सेंटेंस मिल जाते हैं, बस आपका काम हो गया, वहीं आपको पैरा जंबल छोड़ देना है। ठीक है, मतलब इन ऑल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो ये पहला होगा ये येलो पार्ट, दूसरा ग्रीन पार्ट, थर्ड रेड पार्ट। येलो पार्ट वो पार्ट है जो आपको सबसे पहले करना है। आते ही एग्जामिनेशन में बैठे हैं, सबसे पहले इन 4-5 चीजों को कर लो। एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर मैं इनका सीक्वेंस करूं तो ये रहेगा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरे और फाइनल नंबर पे अगर टाइम बचता है तब आप करेंगे पैरा जंबल। फाइन, मतलब ये सीक्वेंस आपको एग्जामिनेशन में फॉलो करना है, और एग्जामिनेशन में अगर ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो मेरी बात को आप गांठ बांध के लिख लो, हर बार 20+ मार्क्स इंग्लिश में कम से कम स्कोर करके आओगे। ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब भाई इस टॉपिक में आपको सबसे पहले किन चीजों को अप्रोच करना है और किन चीजों को बात के लिए रखना है। भाई देखो, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत इजी आते हैं भाई, जिनमें आप बहुत कम प्रैक्टिस करके भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो क्या है? वो हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज,
या डेटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये पहली बात तो 5-5 क्वेश्चन के सेट में आते हैं, और इस 5-5 क्वेश्चन के सेट वाले क्वेश्चंस को करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे भाई। मतलब अगर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है इनकी कि आप ये 5 क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में कर पाओ। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आया तो इसको भी 1 से 2 मिनट में कर पाओ, नंबर सीरीज को भी कर पाओ, वैसे ही डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। फाइन, मतलब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कम टाइम दोगे फिर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करके देंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी। और उसके साथ ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि जिस दिन आप इनकी भाई कोई वीडियो देख रहे हो या कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके 25 से 30 क्वेश्चन करो, और एक हफ्ते में अगर ये 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे हो विद चैंपियन सीरीज के सारे वीडियोस, तो भाई आपकी इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन हैंड्स डाउन तभी की वहीं के वहीं हो जाएगी। मतलब उसके आगे आपको नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 100 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हो या हर हफ्ते में 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 500 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक हफ्ते में जितने भी चैंपियन सीरीज के वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, वो देखो, और उसके साथ साथ गूगल पे जाके कोई भी 25 से 30 सेट कर लो, इनके सारी प्रिपरेशन इन टॉपिक्स की हो जाएगी। फाइन भाई, ये टॉपिक्स वो थे जो आपको कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करके देंगे। बट एक टॉपिक क्वांट में ऐसा है जिसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ। वो क्या है भाई? वो है बाप ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको बोला जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका हाथ अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, बिकॉज यहां अगर प्रीलिम्स कभी गलती से क्लियर हो भी गया तो भाई मेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेंस में इस पूरे सेक्शन का नाम पता है क्या होता है? इस पूरे सेक्शन का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। मतलब वो पूरा का पूरा पेपर ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे खेलता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छी पकड़ करनी बहुत जरूरी है। अच्छी पकड़ कैसे करोगे भाई? हमने चैंपियन सीरीज के टोटल 16 पार्ट्स अभी तक अपलोड करे हैं, उनमें से 3 या 4 पार्ट्स में तो हमने टोटल डेडिकेटेड डेटा इंटरप्रिटेशन को ही डिस्कस करा है, और हर पार्ट में हमने प्रीलिम्स लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन करे हैं, हर टाइप के करे हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, टेबुलर डीआई हो, मिसिंग डीआई हो, केसलेट डीआई हो। इन सारे पार्ट्स को अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड करते रहेंगे जिसमें हम बार बार डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज हमें भी पता है कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करे बिना पेपर नहीं निकल सकता। फाइन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करो, और ये कोशिश तो पक्का करना कि भाई हर दिन कम से कम 2 सेट्स तो लगाओ भाई, 2 अलग अलग। मतलब एक अगर टेबुलर डीआई लगा रहे हो तो दूसरा केसलेट लगा लो, या केसलेट लगा रहे हो तो बार ग्राफ लगा लो, बार ग्राफ लगा रहे हो तो पाई ग्राफ लगा लो। मतलब 2 अलग अलग टाइप के सेट्स लगाओ, पर कम से कम हर दिन 2 सेट्स तो लगाने ही हैं अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में कॉन्फिडेंस चाहिए तो। डेटा इंटरप्रिटेशन करना है आपको बहुत अच्छे से। फाइन, फाइनली अपने एग्जामिनेशन में सबसे एंड के लिए क्या रखोगे? फाइनली अपने एग्जामिनेशन में सबसे एंड के लिए जो चीज रखनी है उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, या उसको बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, या उसको बोला जाता है मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब भाई देखो, इन क्वेश्चंस को आपको अपने एग्जामिनेशन में एंड में रखना है, पर अपनी प्रिपरेशन में नहीं। भाई अगर प्रिपरेशन कर रहे हो इन चीजों की तो कोशिश करो कि अरिथमेटिक का एक टॉपिक हर दिन कर पाओ। भाई अरिथमेटिक का एक टॉपिक हर दिन करोगे तो ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज कई बार होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा सेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाता है, या प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस, या मिक्सचर एलिगेशन पे आ जाता है। तो अगर उस टाइप की चीजें आ गई तो तब आपके लिए अरिथमेटिक पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। हर दिन एक टॉपिक उठाओ और उनको एलओडीज में डिवाइड करो, मतलब एलओडी 1, एलओडी 2, एलओडी 3। एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सारे टॉपिक्स का पहले लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 वाले क्वेश्चन करो, फिर 2 वाले क्वेश्चन करो, फिर 3 वाले क्वेश्चन करो। अगर इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो अपने चैनल पे डेडिकेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे अप्रोच करना है उसके 2 क्लासेस अपलोडेड हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो उन दोनों क्लासेस को जरूर देखना। ये एलओडी वाली जो चीज है ये समझने की कोशिश करना, बिकॉज ये समझ गए ना तो पेपर मुझसे लिखवा लो, आप अगली बार 25 प्लस मार्क्स स्कोर करके ही निकालोगे। ठीक है, तो मतलब हर दिन अरिथमेटिक के टॉपिक्स करने हैं और एलओडी 1, 2, 3 के हिसाब से करने हैं। फाइन, मतलब अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, इसका बाइफिकेशन करें तो भाई इसके 3 बाइफिकेशन रहेंगे। सबसे पहले अगर एग्जाम आज अप्रोच कर रहे हैं, अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले करोगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, या इसके साथ साथ जो आते हैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन।
ये 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं आपको, और कोशिश ये करनी है कि 3 से 4 मिनट में आप ये 7 से 8 क्वेश्चन कर पाओ। ठीक। दूसरे नंबर पे करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच। और अगर इन सबके बाद आपको टाइम मिलता है, अगर बच जाता है टाइम, तब आपको जाना है वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तब वर्ड प्रॉब्लम्स को बस सॉल्व करना है, और कोशिश ये करनी है सबसे इजी वाले क्वेश्चन कर लो, जैसे कि हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, या हो गए मिक्सचर एलिगेशन, या सबसे इजी जो मुझे लगता था वो था भाई प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। सबसे इजी लगते थे तो उनको अप्रोच करता था वर्ड प्रॉब्लम्स में, और कोशिश करता था कि भाई वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन आते हैं तो भाई मेरी अप्रोच रहती थी कि भाई 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गए तो मेरा काम हो गया। मैं हर बार इस वजह से 25+ मार्क्स स्कोर करता था हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर ये अप्रोच लगाओगे 25+ मार्क्स पाओगे। ठीक। यहां तक बात हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब बात करते हैं अपने थर्ड सेक्शन की, रीजनिंग एबिलिटी। अब भाई रीजनिंग एबिलिटी के बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता होता है, बट अगर मैं अभी बात करूं आप लोगों के साथ, भाई रीजनिंग एबिलिटी में सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है पजल्स। अब पजल्स की ऐसी बात है कि पजल्स को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, और पजल्स को लेके सबसे पहले आप अप्रोच भी नहीं कर सकते। भाई देखो, पजल के स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 से 4 सेट पूछे ही जाएंगे, मतलब 15 से 20 मार्क्स तो पजल के आने ही आने हैं उन 35 नंबर में से। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बट हमें क्या करना है? हमें पजल से बचते हुए चलना है। हमें यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी लगानी है जहां हम पजल से मैक्सिमम बच सके। भाई पजल के हमें ही पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होते हैं 35। अगर 15-20 क्वेश्चन कम कर भी दूं तो अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन बचते हैं जो पजल्स के अलावा इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। हमें क्या करना है कि हमें इन क्वेश्चंस की बजाय पहले इन क्वेश्चंस की तरफ जाना है, मतलब पजल्स की बजाय हमें वो बाकी 15-20 क्वेश्चन करने हैं भाई, जो हमें 7 से 8 मिनट में वो 15 से 20 नंबर तक दे सकते हैं। ऐसे टॉपिक कौन से हैं भाई? अगर इन टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है इसमें ब्लड रिलेशन। भाई ब्लड रिलेशन अगर ऐसा है, आपसे अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो 1 मिनट लगेगा आपको वो 2 से 3 क्वेश्चन करने में। इसके साथ डायरेक्शन सेंस सेम इसके साथ है, हो सकता है कि इसमें और भी कम टाइम लगे आपको 5 क्वेश्चन करने में। और क्या आता है? और आता है सिलॉक्स। भाई अगर सिंपल सिलॉक्स आए हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे, बट अगर रिवर्स सिलॉक्स आए हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर रिवर्स सिलॉक्स आए हैं पेपर में तो उनको छोड़ दो, मतलब उनको मत करो, उनको एंड के लिए रखेंगे। अगर टाइम बचता है तब रिवर्स सिलॉक्स करेंगे, बट अगर सिंपल सिलॉक्स आए हैं तो सबसे पहले करेंगे। और क्या है इसके साथ? और है इसके साथ इनइक्वालिटीज। भाई ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर सबसे पहले पेपर में उठाओगे तो 7 से 8 मिनट में अराउंड इजीली 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो भाई अगर एक पेपर में बैठे हो और 7 मिनट में 15 नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो सोचो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे बूस्ट कर जाएगा आपका। और पेपर में उस कॉन्फिडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। भाई अगर आप पेपर में नर्वस हो गए तो वो 7 से 8 मिनट में 2-4 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्फिडेंस देंगे ये 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये करोगे सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे क्या करोगे भाई? वो आता है कोडिंग डिकोडिंग, या आता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। भाई चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो ये आपको नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग से भी इजी लगेगा। और इसके साथ और क्या है भाई? वो है मशीन इनपुट आउटपुट। भाई ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको दूसरे नंबर पे कर रहे हैं अगर पेपर सॉल्व करने जा रहे हो आज, मॉक टेस्ट या नॉर्मल पेपर। भाई ये सारी चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट है, मैं ये बोल रहा हूं कि इनको आपको सेकंड नंबर पे अप्रोच करना है, बिकॉज फर्स्ट जो कैटेगरी हमने अभी तक देखी वो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड कैटेगरी रहेगी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, या नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग, या उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। जैसे ही यहां तक हो गया, यहां तक करते ही आपके अराउंड 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भाई 20 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन किसके होंगे? वो होंगे पजल के। अब भाई यहाँ पे आपको पजल से दिल नहीं लगा लेना है। भाई आपको ये नहीं करना है कि अगर मैं पजल करने बैठा हूं तो मैं आज सॉल्व करके ही जाऊंगा। भाई कई बार ऐसा होता है कि आप आधी पजल बनाओगे, 2-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि भाई ये पजल मुझसे नहीं बन पा रही। दिल को बड़ा रखो, तभी छोड़ दो उस पजल को, क्योंकि वो 4-5 मिनट की जगह अगर 10 मिनट वेस्ट कर दोगे तो आपके पास दूसरी पजल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा।
तो अगर 2-3 मिनट बाद भी ये रियलाइज होता है कि इस पजल में टाइम वेस्ट हो गया है, तो 2-3 मिनट वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है वो 7-8 या 10 मिनट वेस्ट करने से। बिकॉज कई बार हमें लगता है कि ये पजल तो बन ही गई, ये पजल तो बन ही गई, अब तो आंसर आ ही जाएगा, और भाई आंसर नहीं आता है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अब ये पजल्स बहुत टाइप के आते हैं, जैसे आ सकता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, या मंथ बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, या नॉर्मल मिसलेनियस पजल। तो मतलब पजल्स के पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो अप्रोच मैंने बता दिया है, दिल से मत लगाना। बिकॉज भाई एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि भाई आप मुश्किल पजल करके आए हो तो आपको एक क्वेश्चन करने का मैं 2 मार्क्स दे दूंगा। भाई पजल चाहे मुश्किल वाली करो चाहे इजी वाली करो, एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलने वाला है। तो हमेशा इजी चीजों को ही करना है हमको पेपर में, और हमेशा यही कोशिश करनी है कि इजी क्वेश्चंस को पिक कर पाओ। ठीक है, तो भाई हमारी अगर स्ट्रैटेजी देखें रीजनिंग सेक्शन को लेके, तो सबसे पहले करेंगे ये वाला सेक्शन, दैट इज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म्स एंड इनइक्वालिटीज। दूसरे नंबर पे करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, या फिर चाइनीज कोडिंग, और फाइनली थर्ड पार्ट दैट इज एंड में करेंगे अपने पजल्स। फाइन, तो भाई ये हो गई मेरी स्ट्रैटेजी कि मैं इस पेपर को अप्रोच कैसे करता था। ठीक है, बट भाई आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना पेपर की, तो पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, फिर चाहे कितनी भी पढ़ाई करते रहो। प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई? प्रैक्टिस एक ही तरीका है जो कर पाओगे, उसको बोला जाता है मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। प्रिपरेशन में तो 4 चांद 5 स्टार 4 स्टार वाली चीज नहीं हो पाएगी। ये है कि दिल बहला लोगे, खुश हो जाओगे भाई सिलेबस खत्म हो गया, बट सिलेक्शन के लिए वो बात नहीं आ पाएगी। अगर सिलेक्शन वाली बात चाहिए तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अगर ये कंफ्यूजन है कि कौन सा मॉक टेस्ट लेना है, तो इसका एक पूरा का पूरा सेशन अपलोडेड है। उसमें अभी तक की पूरी वीडियो YouTube पे मोस्ट वॉच सेशन है, मतलब सबसे बड़ा सेशन है आपके पूरे YouTube पे रिगार्डिंग आपकी मॉक टेस्ट सीरीज। सबसे ज्यादा बच्चों ने उस सेशन को देखा है अभी तक YouTube पे कि किस मॉक टेस्ट सीरीज को चूज करना चाहिए आपको। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आपको कोई भी कंफ्यूजन है मॉक टेस्ट को लेकर, उस सेशन को देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। फाइन भाई, यहां तक आज हमारी पूरी बात हो गई। हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करा, मेरी पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी है। तो भाई आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारी नई चीजें जरूर सीखी होंगी आज के सेशन में। तो भाई नई चीजें सीखी हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, जिससे आगे आने वाले सारे के सारे सेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियन सीरीज की हर क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। फाइन, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में चैंपियन सीरीज की, जो शायद 1 या दिन में मैं अपलोड करने वाला हूं। तो जरूर देखना हो चैंपियन सीरीज की क्लास को। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।